नमस्कार दोस्तों। हेलो स्कॉलर के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपके पास अगर कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर, है ना। हमने एससीआई के बारे में सुना है, शंघाई कोऑपरेशन के बारे में सुना है, हमने 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 आसियान नेशंस के बारे में सुना है, ऐसे यूएन के बारे में सुना है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना बच्चों, ये थोड़ा सा नया है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता तो लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है, बट अब ये न्यूज़ में है। किस वजह से है वो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, कभी पहले इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, तो फिर ये इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वो भी जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 6 नेशंस, दैट इज सऊदी अरेबिया, बहरीन, Kuwait, UAE, Qatar and Oman. Headquarter is in Muscat, Oman. It is also known as the Cooperation Council for Arab States of the Gulf. The Gulf Cooperation Council was signed in 1981 in Abu Dhabi, UAE. So you have to tell me among the four statement which of the following statement is incorrect. ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो बच्चों, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है विच से इसकी जो उसका हेड क्वार्टर ओमान में है, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों एक्चुअली में कहाँ है? ये सऊदी अरेबिया में है, वो भी रियाद में। ठीक है, रिया से याद कर लो। रिया जो है वो वहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन रियाद है बेसिकली, बट रियाद को हम शॉर्ट फॉर्म में रिया बोल सकते हैं। सऊदी अरेबिया में रियाद में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, हेड क्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, मेंबर कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, किस वजह से है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्री के एग्जाम्स हैं उसमें तो यही पूछा जाता है। मेंस के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी काउंसिल है, कुछ भी ऐसा है, तो आपसे उसका फंक्शन पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाएगा, उसका क्या अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया जाएगा, इंडिया का स्टैंड क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है या किस तरीके से नुकसान हो रहा है। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको एक थोड़ा सा ना कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा सा वाइडन जो है वो एस्पेक्ट या कह सकते हो या फिर पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो बच्चों इसके जो 6 नेशंस हैं, कौन कौन से नेशंस हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? सऊदी अरेबिया, रियाद। ठीक है, रिया के पास इसका जो हेडक्वार्टर है वो है। इसको कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट ऑफ गल्फ भी कहा जाता था, अब शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये बेसिकली देखो, ये वाले जो कंट्री जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, बहुत छोटा सा नेशन है, कतार, ओमान, यूएई। तो इन सब का ये एक कोऑपरेशन है ताकि ये आपस में क्या कर सकें? इंटर रीजनल, इंटर गवर्नमेंटल ये कोऑपरेशन है जिसमें कि एक दूसरे की आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और फाइनेंशियली जो है वो हेल्प कर सको और एक दूसरे को डेवलप करने में एक दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। बेसिक जो पर्पस है वो यही है। जो काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर रियाद में है अगेन, और ये कब साइन हुआ था? 1981 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ये कोऑपरेशन बना था। अब ये न्यूज़ में क्यों है? जो इंडिया है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया चाह रहा है कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाए और फ्री ट्रेड यहाँ से किया जाए। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि पैसा मतलब सिर्फ मुफ्त में सामान हम बाटर सिस्टम इस्तेमाल करने लग जाएंगे। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं ना, वो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। सामान का पैसा तो डेफिनेट सी बात है, जो भी कमोडिटी हम इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो तो उसका तो वैल्यू जो है वो रहेगी, बट जो सर्विस कॉस्ट होती है वो
ना के बराबर हो जाती है, ठीक है, वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना क्यों ज़रूरी है? गल्फ़ नेशंस के साथ हमें बना कर रखने की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से हम क्या लेते हैं? ऑयल, ठीक है, हमें कहाँ यहाँ से ऑयल मिलता है और हमने देखा कि रशिया यूक्रेन की वजह से ऑयल इंपोर्ट पर इंडिया के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक के ऊपर, ऑथर के ऊपर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया? ठीक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के ऑथर कौन है? पीयू घोष, अनीक चैटर्जी, रेने नाबा एंड करीन ए मिंग्स्ड। सो ये इस बुक को किसने लिखा है बच्चों? इस बुक को लिखा है रेने नाबा ने। रेने नाबा ने लिखा है इस बुक को और ये बुक उन्होंने कब लिखी है? जैसे ही जो जोई बिडेन है उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। जब उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद ये जो बुक है इन्होंने रिलीज़ कर दी। ये बुक किस पर है? ये बुक है न्यूक्लियर एमरजेंसीज पर है और थ्रेट पोज्ड बाय द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना टू साउथ एशिया। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस फॉर्म हो जाता है, कह सकते हो कि जब वो एक दूसरे के साथ संगठन बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो दे पोज ग्रेटर थ्रेट। क्योंकि भले ही पाकिस्तान जो है वो उतना ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री तो है नहीं, नेशन तो है नहीं, बट क्या है कि वो एक बहुत ही वाइड एरिया ऐसा प्रोवाइड करता है, जोग्राफिकल एरिया, जिससे कि आप इंडिया को कई जगहों से अटैक कर सकते हो, इफ़ेक्ट कर सकते हो और बाकी नेशंस को भी इफ़ेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता ही है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ना अलग अलग तरीके से जो चाइना है पाकिस्तान के थ्रू उसका इंट्रूजन कह सकते हो वो भी रहता है, बैड इन्फ्लुएंस भी रहता है और इफ़ेक्ट भी रहता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत ही इट इज़ अ मैटर ऑफ थ्रेट। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये सारी किताब जो है इन्होंने किताब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया जो है वो लिखी है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which country is holding the presidency of United Nations Security Council for the month of November? यूएन सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में अभी 2 पार्ट आए हैं, आज या कल में थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने यूएनएससी के बारे में बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया। आपको बताना है कि फॉर द मंथ ऑफ नवंबर उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो कौन होल्ड करेगा, कौन सी कंट्री? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन या घाना, ठीक है। तो बच्चों जो घाना कंट्री है वो होल्ड करेगी प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि प्रेसिडेंसी जो होती है वो हमेशा या तो 1 ईयर के लिए होती है या 3 ईयर्स के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है। कुछ ऐसी कुछ जो प्रेसिडेंसी का टाइम होता है तो वो ऐसा इतना होता है। लेकिन यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है ना, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी जो है वो हर मंथ, ठीक है, मंथली रोटेट होती रहती है, मंथली चेंज होती है। इसके कितने 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, राइट। तो जो 5 परमानेंट मेंबर टोटल मिला के कितने हो गए? 15। तो जो इनकी जो प्रेसिडेंसी है ना वो हर मंथ रोटेट होती है, यानी कि इस महीने कोई और तो अगले महीने कोई और। 5 परमानेंट मेंबर यूएनएससी के कौन कौन से हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? परमानेंट मेंबर में आता है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम्स, द यूएसए। ये हो गए हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स, राइट। हमारे ये हो गए 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें से अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। तो ये हैं हमारे 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जनरल असेंबली में होते हैं 193 मेंबर्स, ठीक है। जनरल असेंबली में कितने होते हैं? 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं। 193 मेंबर स्टेट्स तो होते हैं, लेकिन जो यूएनएससी का जो डिसीजन होता है दैट इज़ बाइंडिंग, समझ रहे हो, वो हर किसी को मानना पड़ता है। यूएनएससी का डिसीजन इज़ बाइंडिंग ऑन द नेशंस। ये सैंक्शंस लगा सकती है,
जैसे कि रशिया पे सैंक्शन लगे हैं तो यूएनएससी ने ही लगाया, तो सैंक्शंस लगा सकती है। प्लस क्या कर सकती है, इसका जो मेन पर्पस है, मेन मोटिव क्या है कि ये मेंटेन करे पीस एंड सिक्योरिटी। अगर कोई दो नेशन के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है, डिस्प्यूट है, तो उन दोनों को एक जगह पे बैठाए और डायलॉग के थ्रू उस चीज़ को रिजॉल्व करे, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे और दोबारा से मेंटेन करे पीस एंड सिक्योरिटी इन दी ग्लोब। ये है इसका काम। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। शिल्प समागम। शिल्प समागम is a marketing exhibition. The products from 19 different states and union territories are on display and sale. तो जो शिल्प समागम है इसमें बेसिकली क्या है कि 19 अलग अलग राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से लोग आएंगे, वो अपना जो सामान है, हैंडीक्राफ्ट बेसिकली जो है वो होगा, वो डिस्प्ले करेंगे। तो ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज कराया गया है? लद्दाख, राजस्थान, न्यू दिल्ली, गोवा। सो बच्चों ये ऑर्गेनाइज कराया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जो दिल्ली हाट है आईएनए के पास, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अच्छा, जो दिल्ली हाट में, तो इसको जो दिल्ली हाट बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल होता है ना वो मिलता है, हाथ से बुना हुआ। अलग अलग कई बार फेयर्स लगते हैं जिसमें कि जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो भी अपना सामान यहाँ पे आके डिस्प्ले करती हैं। ये इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। ठीक है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ये 1 से लेकर 15 नवंबर तक ये पूरा फेस्टिवल तो नहीं, एग्जीबिशन है बेसिकली, एग्जीबिशन ये चलेगी, जहाँ पर 108 स्टॉल्स हैं अलॉट किए गए हैं कि वो अपना जो भी उनका हैंडीक्राफ्ट है वो आएंगे और अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो शोकेस करेंगे और सेल करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवीसी पर, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर है। तो पीएम इज टू लॉन्च अ न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ सीवीसी। तो पीएम क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसका कि क्या नाम है? न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। ठीक है, जो कि सीवीसी के अंडर आएगा। अब हु इज द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रेजेंट सीवीसी कौन है ये बताइए आप। सुरेश एन पटेल, एस दत्त, एनएस राव, संजय कोठारी। सो बच्चों जो फिलहाल जो प्रेजेंट सीवीसी है वो है सुरेश एन पटेल। इनका हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, आई गेस 2 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये है हमारे प्रेजेंट सीवीसी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे संजय कोठारी। ठीक है, और उनसे जो संजय कोठारी तो इनसे पहले थे, लेकिन जो सबसे पहले हमारे सीवीसी बने थे, जो सबसे पहले सीवीसी थे, उनका नाम है एनएस राव। फिर उनके बाद बने थे एस दत्त। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन से थे, दूसरे कौन से थे। अभी कौन है? सुरेश एन पटेल, और उनसे पहले कौन थे? संजय कोठारी। ठीक है, सीवीसी का काम क्या होता है? जैसे कि आपको ये आँख दिख रही है ना, हर चीज़ पर विजिलेंस का मतलब क्या होता है? नज़र रखना, देखना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन ना हो रहा हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो गया, फिर हम क्या करेंगे आगे? उस पर एक्शंस लेना हो गया। ठीक है, ऐसे आप चलो, ऐसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ कि आगे जाके करप्शन हो ही ना, और अगर कहीं पे कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो फिर उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, बेसिकली विजिलेंस ऑफिसर का काम यही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the director of ICAR Sugar Breeding Institute, SBI। SBI अगर शॉर्ट में लिखा होगा ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। ICAR के साथ अगर SBI लगा है तो उसका मतलब है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो किनको अभी डायरेक्टर की पोस्ट पर चुना गया है, अपॉइंट किया गया है फॉर द ICAR SBI? नरेंद्र सिंह तोमर, हिमांशु पाठक, डॉक्टर जी हेम प्रभा, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है
वो है डॉक्टर जी हेमप्रभा। इनको एज अ डायरेक्टर चूज़ किया गया है ICAR SBI का। तो देखते हैं ICAR है क्या। ICAR एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च के साथ कोऑर्डिनेट करती है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होता है ना, तो जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट होता है ICAR का। वो सारे काम देखता है। इंस्टीट्यूशन ICAR के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि एग्रीकल्चर रिसर्चेस करते हैं। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, वहाँ पर रिसर्च होती है, नए नए इनोवेशंस होते हैं। वो सारी चीज़ें ICAR के अंडर होती हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो जो प्रेसिडेंट होता है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये है अभी फ़िलहाल कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और डायरेक्टर कौन है, प्रेसिडेंट अलग है और डायरेक्टर अलग है। तो डायरेक्टर जनरल है हिमांशु पाठक, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको ICAR के बारे में। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है। ICAR क्या है, कब बना था, कौन सी कमेटी की वजह से बना था। यशपाल कमेटी 2009 में जो बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ICAR जैसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो उनके रिकमेंडेशन पर उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बना था। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नामकरण की प्रथा तो भैया हमने देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। विच एयरपोर्ट इज रीनेम्ड एज दी दोनी पोलो एयरपोर्ट। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजू पटनायक एयरपोर्ट या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कौन से एयरपोर्ट को दूनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से बुलाया जाएगा, उसका नामकरण करेंगे बेसिकली। तो बच्चों जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है ना, इसका जो नामकरण होगा और इसका नया नाम रखा जाएगा दूनी पोलो एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ईटानगर। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। तो यहाँ पे इसका जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा, नामकरण हो जाएगा। बट न्यूज़ में हमारे लिए एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे होते हैं, हमारे लिए सिलेबस बढ़ जाता है ना। नाम चेंज करने का कोई मतलब तो बनता नहीं, क्या होता है नाम चेंज करने से, जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, फालतू में सिलेबस बढ़ा रहे हैं ना। बट ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ के पीछे एक पर्पस होता है। जैसे कि अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसको शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से रीनेम किया गया है। वो भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, द वर्ड रिस्पॉन्सिबल स्टील हैज़ बीन इन न्यूज़। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल स्टील जो है वो न्यूज़ में है। एक्चुअली में ये क्या है, इट इज़ अ प्रीमियर ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटीरियल। Its highly recycled content and recycled rate exceed those of any construction material। मतलब कि ये ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये इसका जो मतलब इसको बहुत बार रिसाइकल हो सकता है, इसको हम बहुत बार रीयूज़ कर सकते हैं। और एनी अदर मतलब यानी कि कोई और मटेरियल जो है वो इतना हाईली रिसाइकेबल नहीं है। इट इज़ अ सर्टिफिकेट गिवन टू द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग स्टील कंपनी। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उनको दिया जाता है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल स्टील इज़ द स्टील इंडस्ट्रीज फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव। यानी कि क्या कह रहा है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल स्टील। ये स्टील इंडस्ट्री की, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी स्टील इंडस्ट्री है उसकी एक मल्टी स्टेक होल्डर है और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, यानी कि इन चारों में से कोई भी नहीं। सो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल स्टील है ना, ये बेसिकली क्या है, एक सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेट अभी मिला है टाटा स्टील को। जो टाटा स्टील है ना इंडिया में, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये न्यूज़ में क्यों है। टाटा स्टील को मिला है ये रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने मतलब ये बेसिकली कब मिलता है, जब भी आप जो आपकी इंडस्ट्री है
वहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है वो बहुत अच्छा है। जो आपकी स्टील, जो भी आप मेटल यूज़ कर रहे हो, तो जो स्टील है ना, यूज़ करके आप उसको रीयूज़ कर रहे हो, इतना ज़्यादा हार्मफुल एफ्लुएंस या फिर हार्मफुल गैसेस जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो जितना ज़्यादा आप सस्टेनेबल तरीके से उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको रीयूज़ कर रहे हो, और किस तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये रिस्पॉन्सिबल स्टील का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत मुश्किल से मिलता है ये, और इंडिया में सबसे पहली बार टाटा स्टील को मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रेथ लाइफ कैंपेन इज रन बाय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट एंड क्लीन कोआलिएशन। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2, 3, 4। बी कह रहा है 1 and 2। सी कह रहा है ओनली 1 यानी कि सिर्फ यूएनडीपी। डी कह रहा है यूएनईपी। तो बच्चों, उसको तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके चलाती हैं। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, जो कैंपेन है, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ एंड क्लाइमेट एंड क्लीन कोआलिएशन इसको रन करता है। ठीक है, चलिए इसका बेसिकली पर्पस क्या है, एम क्या है? 2030 तक ये कैंपेन इस वजह से, ताकि 2030 तक जो वर्ल्ड है उसकी जो एयर पोल्यूशन है ना, उसको सेफ लेवल पे लाया जाए। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो दिल्ली का जो एयर का जो लेवल है वो सिवियर हो चुका है। ठीक है, सिवियर का मतलब आप समझ रहे हो कि आप सांस नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा हैवी सा लगता है जब आप सांस लेते हो। फिर थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं फिर बढ़ जाती हैं। तो वो इतना सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड रहे, फ्रेश ना रहे या क्लीन ना रहे। तो इसका पर्पस ये है कि दुनिया में कहीं पे भी, जहाँ पर भी जो एयर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, उसको एक सेफ़ लेवल तक पहुंचाया जा सके। अब ये किस तरीके से करते हैं, इनका स्ट्रैटेजी क्या है ये करने का? ये सिटीज़ से कनेक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं कि देखते हैं कि किस वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, सॉल्यूशंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं काम आ रहा तो दूसरा नहीं काम आ रहा तो तीसरा। और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं, यानी कि जो लोग हैं ना, उनको इक्विप करते हैं सारे इक्विपमेंट से, सारी चीज़ों से, कि वो एयर पोल्यूशन को कम कर सके। जैसे कि कैसे इक्विप करेंगे? जैसे कि ई व्हीकल्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे एयर क्वालिटी जो होती है वो ऑब्वियस ही बात है कि क्लीन एयर होगी। डीजल से, पेट्रोल से CO2 प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता है, वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अब इंडिया से बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून जैसी जो सिटीज़ हैं वो इस कैंपेन की मेंबर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फर्स्ट फिश म्यूजियम वुड बी बिल्ट? यानी कि इन चारों स्टेट में सबसे पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय? सो बच्चों, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ना सबसे पहले जो सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट का फ़िश म्यूज़ियम है वो बनाया जाएगा। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि बस फ़िश म्यूज़ियम जो है वो बना दिया अचानक से, ऐसा नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश के फिशरी मिनिस्टर, जिनका नाम है ताके ताकी, उन्होंने ये कहा है कि जो म्यूज़ियम होगा वो एक IAP यानी कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का ही एक पार्ट होगा। यहाँ पे एक तरीन फ़िश फार्म है, उसको जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसको कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बना दिया जाएगा, और जो एक म्यूज़ियम होगा, फ़िश म्यूज़ियम, वो उसका एक पार्ट होगा। ठीक है, तो और इसमें कितनी सारी फ़िशेज़ होंगी, अलग अलग स्पीशीज़ जो भी स्टेट में पाई जाती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ को यहाँ पर रखा जाएगा एक्वेरियम में। जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है ना, वो किसके अंडर आता है बच्चों? वो आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना के अंडर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो ऐसे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स जो है वो हर एक स्टेट में बनाएंगे, एक पार्क जो है वो हर एक स्टेट में होगा, ताकि हम ब्लू रेवोल्यूशन लेकर आ सकें। सो दिस इनिशिएटिव कह सकते हो, दिस स्कीम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइन,
सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, सजेशन है, आप फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड काइंडली फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, काइंडली फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अपडेट्स, करंट अफेयर PDFs एंड एग्जाम रिलेटेड कॉन्टेंट। थैंक यू एवरीवन।